तो लास्ट क्लास में हमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी का जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें लास्ट क्लास में हमने जो क्लासिफिकेशंस थे, डिसऑर्डर के जो क्लासिफिकेशंस थे वो हमने कवर कर लिए थे कि क्लासिफिकेशंस क्या होता है, आईसीडी क्या है, डीएसएम क्या है, डीएसएम 1, डीएसएम 5, उसके बीच में जितने आए सारी चीज़ें, फिर डीएसएम 5 टीआर सब हमने देख लिया था। डीएसएम 5 में जो मेजर चेंजेस भी हुए वो भी हमने कवर कर लिया था। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट मनोविज्ञान के हैं और उनके सिलेबस में एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर है, वो चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी ईयर में हो, अगर उनके पेपर में मतलब उनके सिलेबस में एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर है तो आपके लिए ये वीडियो है। बार बार क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं कि सर ये वीडियो हमारे लिए है कि नहीं है। अगर आपके सिलेबस में है एबनॉर्मल साइकोलॉजी तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो हमने देखा था कि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया था, सेकेंड यूनिट की शुरुआत करेंगे आज यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सेकेंड यूनिट एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसे कहीं कहीं पर चिंता विकार या दुश्चिंता विकार के नाम से भी जाना जाता है। चिंता विकार भी कहते हैं और दुश्चिंता विकार भी कहते हैं। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं पहले, फिर हम यहाँ पर देखेंगे इधर उधर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो आप देखें तो डीएसएम 4 जब था, तब डीएसएम 4 में एंग्जाइटी डिसऑर्डर को अलग तरीके से समझाया गया था और उसके जो टाइप्स थे उसमें भी कई सारे टाइप्स थे, 5 टाइप्स थे। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को भी हम देखेंगे और आगे की चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं कि किसी भी एंग्जाइटी की शुरुआत कहाँ होती है। इस टॉपिक पे आने से पहले एक स्टेप बैक चलते हैं। आप देखें, कोई भी एंग्जाइटी, चिंता की शुरुआत कहाँ से होती है? तनाव से होती है, स्ट्रेस से होती है। स्ट्रेस के बाद ही जाके वो चीज़ें एंग्जाइटी में बदलती हैं और एंग्जाइटी से फिर अलग अलग डिसऑर्डर्स में वो चेंज हो जाती हैं। कैसे होती हैं तो इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक नहीं 2 एग्जांपल से समझेंगे। पहला एग्जांपल आपसे रिलेटेड। आप अभी सिलेबस स्टार्ट किए हैं पढ़ना और आपको पता चले कि नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम होना है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, आपका शेड्यूल आ जाए। तो जैसे ये चीज़ पता चलेगी तो हमें क्या होता है? हमें स्ट्रेस होता है, हमारे दिमाग में एक टेंशन आ जाता है, एक तनाव आ जाता है कि अरे यार इतनी जल्दी कैसे तैयार कर पाएंगे। तो ये जो तनाव है, ये तनाव हमें क्या करता है? हमें प्रेरित करता है काम करने के लिए कि हम क्या करें, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करें, पढ़ाई करें। बट अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये काम ना करके उस तनाव की कारण जो कार्य करने हैं वो काम ना करके आप सिर्फ उस तनाव वाली स्थिति के बारे में सोचते रहें कि अरे यार पेपर है, अरे यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, अरे पेपर आ गया कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, पेपर आ गया कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो बार बार वो जो सोच रहे हैं ना, वो सोच ही आगे चलकर चिंता में परिवर्तित हो जाती है और वो चिंता फिर चिंता विकार के रूप में दिखाई देती है। चिंता विकार के जो सिम्टम्स हैं उसमें बदल जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए अभी एट प्रेजेंट आप क्लास कर रहे हैं, अचानक से भूकंप आ जाए। ये एग्जाम्पल मैं अक्सर क्लास में देता हूँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है? कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसी परिस्थिति या कोई भी ऐसी उद्दीपक जो हमें असामान्य व्यवहार करने के लिए बाध्य कर दे, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। असामान्य व्यवहार का मतलब, जैसे आप अभी नॉर्मली बैठे हैं, अब नॉर्मली बैठकर आप कहीं पर क्लास अटेंड कर रहे होंगे, अचानक से भूकंप आ जाए तो क्या आप नॉर्मली बैठे रहेंगे या आप जैसे क्लास ख़त्म होने के बाद मोबाइल बंद करके अपना इधर उधर चलते हैं वैसे ही चलेंगे? आप क्या करेंगे? तुरंत मोबाइल का पता नहीं कहाँ गया, आप उठ के भागेंगे। अब उठ के भागने वाली जो आपकी अनुक्रिया है, जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप भूकंप आने के बाद, तो वो क्या नॉर्मल है? नहीं, वो असामान्य व्यवहार है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा वैसा व्यवहार नहीं करते कि हमेशा आप भागते हुए दौड़ते हुए चलते हैं, आप उस टाइम पे भाग रहे हैं। तो स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस वाली सिचुएशन हमें असामान्य व्यवहार करने पर बाध्य कर देती है। ठीक,
लेकिन अगर आप उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन के बारे में बार बार सोचते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तो वो सिचुएशन क्या करती है, फिर वो सिचुएशन आगे चलकर चिंता में बदल जाती है, दुश्चिंता में बदल जाती है, जिसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर के रूप में देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम कुछ चलते हैं लैपटॉप पे। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि चिंता से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक स्थिति से है जिसमें व्यक्ति भविष्य में आने वाले खतरों के बारे में सोचता रहता है। चिंता क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भविष्य में आप सोच रहे हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। जो चिंता क्या है, चिंता एक ऐसी स्थिति होती है, एक हमारी मेंटल स्टेटस होती है, जो इन फ्यूचर कोई अगर घटना घट सकती है, कोई खतरे वाली घटना घट सकती है, तो उसके बारे में पहले से ही सोच कर परेशान होना, वो कहलाती है चिंता। दूसरे शब्दों में कहें तो चिंता से तात्पर्य क्या होता है, डर एवं आशंका के दुखद भाव से होता है। चिंता से तात्पर्य क्या है, डर, आप डर रहे हैं और आशंकित भी हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा क्लैसिफाई कर दूँ मैं कि डर क्या होता है। डर आपका वास्तविक खतरा है, प्रेजेंट टाइम में कोई खतरा आ गया आपके सामने, आप उससे डर रहे हैं, तो ये वास्तविक चीज़ है। लेकिन एंग्जाइटी में जो आप डरते हैं तो वो वास्तविक नहीं होता है, वो आप भविष्य का सोच के डर रहे हैं, तो वो चिंता में अतार्किक डर हो जाता है, वो इरेशनल फेयर हो जाता है। तो भविष्य, चिंता से तात्पर्य क्या है, दुखद भाव, भविष्य के किसी चीज़ को सोचकर बार बार दुखी होना, बार बार उस चीज़ को सोचना ही चिंता कहलाता है। ठीक, अब चिंता विकार को पहले देखें तो इसे तंत्रिका तापी विकार के नाम से जाना जाता था। तंत्रिका तापी, या जिसे हम न्यूरोसिस, इस बार मैंने एक थोड़ा सा और भी मॉडिफिकेशन किया है कि हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल करने की कोशिश की जा रही है कि इंग्लिश के स्टूडेंट और हिंदी के मीडियम दोनों को समझ में आए। तो तंत्रिका तापी डिसऑर्डर, मतलब इसे हम न्यूरोसिस डिसऑर्डर के रूप में जानते थे, लेकिन जब 1980 में DSM 3 आया तो DSM 3 से जो न्यूरोसिस वर्ड था उसको हटा दिया गया, न्यूरोसिस वर्ड को हटा दिया गया, और उसकी जगह पे कुछ अन्य डिसऑर्डर्स को जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उन डिसऑर्डर्स को इकट्ठा करके क्या नाम दे दिया गया, उसे नाम दे दिया गया एंग्जाइटी डिसऑर्डर का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब आगे चलें तो DSM 4 तक की अगर बात करें तो DSM 4 में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही पार्ट था। उस टाइम पे कौन कौन से डिसऑर्डर थे, अगर आप तो पढ़े नहीं होंगे, बट आपके सीनियर्स से अगर आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि उस टाइम पे आपको फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, PTSD जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ आपको GAD जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये 5 डिसऑर्डर पहले DSM 4 में इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। किसमें, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो OCD है, OCD को यहाँ से हटा दिया गया है, ऐसा नहीं कि निकाल दिया गया है, नहीं, OCD का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और उससे मिलते जुलते कुछ अन्य डिसऑर्डर्स को अलग रखकर, मैंने ये वीडियो में पहले ही पढ़ा दिया है, आप जानते भी होंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, मनोग्रसित बाध्यता एवं संबंधित विकार के नाम से एक अलग उनका सेक्शन कर दिया गया है, उनको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, रख दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा चिंता डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं कि इसकी सीवियरिटी क्या है। तो अगर आप US की बात करें तो US में हम देखें तो 29% लोग, और भारत में 6% से लेकर 16% लोग किससे ग्रसित हैं, चिंता विकार से ग्रसित हैं। खासकर युवाओं की बात करें तो हर साल 18% जो यूथ हैं वो किसी न किसी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के टाइप से, वो चाहे फोबिया हो सकता है, GAD हो सकता है, या आपका स्पेसिफिक डिसऑर्डर हो सकता है, एगोराफोबिया हो सकता है, किसी भी एक डिसऑर्डर से वो ग्रसित पाए जाते हैं। कितने, 18% युवा किससे ग्रसित, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के किसी न किसी टाइप से ग्रसित पाए जाते हैं।
अब इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी डेफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनीशन की बात करें तो बुचर ने बताया है यहाँ पर कि चिंता से तात्पर्य भविष्य में आने वाली संभावित संकट की सामान्य आशंका से है। ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरे साथ रिपीट करें। जब मैं बोलूँ यहाँ से तो आप उस चीज़ को रिपीट करें। इससे क्या होगा कि आपका फोकस मेरी तरफ रहेगा और आपको चीज़ें लंबे समय तक के लिए याद रहेंगी। ठीक है, और याद करने ही आए हैं आप यहाँ पे। तो चिंता से तात्पर्य क्या है? भविष्य में आने वाली संभावित घटना की सामान्य आशंका क्या कहलाती है? चिंता। क्या है चिंता? भविष्य में आने वाली संभावित संकट की क्या है? सामान्य आशंका। मतलब भविष्य में कोई संकट आ सकता है, उसकी सामान्य सी आशंका है और उस आशंका को लेकर आप बार बार उस आशंका के बारे में सोचते जा रहे हैं, तो वही चिंता है। जैसे भूकंप आ जाएगा। अब भूकंप आना कोई कंफर्म नहीं कि आ जाएगा, लेकिन अगर एक बार हल्का सा झटका आ गया और उसके बाद आप उसी को लेके बैठे हैं कि भूकंप ना आ जाए, भूकंप ना आ जाए, भूकंप ना आए, तो क्या है? अगर बुचर की डेफिनेशन को और इसको मैच करें तो बुचर ने कहा चिंता से तात्पर्य भविष्य में आने वाली संभावित संकट की, संभावित संकट है, कंफर्म नहीं है, संभावना है। भूकंप आने की संभावना नहीं, कंफर्म नहीं है, संभावना है। और उसकी आशंका के बारे में अगर आप बार बार सोच रहे हैं तो वही चिंता है। आगे सारसन एवं सारसन के अनुसार देखें, जो चिंता सामान्यता ऐसी दुखद संवेगात्मक दशा है जिसमें दैहिक उद्वेलन तथा आशंका, अपराध दोष एवं संकट की संभावना अनुभव की जाती है। इसको समझे। सारसन ने क्या बताया? काफ़ी कुछ हद तक बुचर से मिलता जुलता ही है। सारसन बता रहे हैं कि ये दुखद संवेगात्मक दशा होती है। चिंता क्या है? दुखद संवेगात्मक दशा। अब देखिए, चिंता में क्या होता है? आप दुखी तो होते हो, तो दुखद संवेगात्मक दशा है जिसमें दैहिक उत्तेजना होती है, एराउजल होता है, एक एराउजल वाली स्टेट होती है और मन आशंकित रहता है। और अपराध दोष, कई बार आप मान लो कोई गलती कर देते हो तो उसमें उसके बारे में भी बार बार सोचते रहना, कहीं मैं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, कहीं वैसा ना हो जाए मेरे साथ। तो ये जो हो जाए वाली सिचुएशन है, हुआ नहीं है, हो सकता है या हो ना जाए, उस सिचुएशन के बारे में सोचते रहना ही चिंता कहलाता है। नेक्स्ट, फ्राइड की बात करें तो फ्राइड की जो डेफिनीशन है, डेफिनीशन क्या, फ्राइड का जो मत है वो थोड़ा सा इनसे अलग है। फ्राइड ने बताया कि हमारे अंदर, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ईड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम और पराहम। तो जो ईड, ईगो और सुपर ईगो है, जब उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब उनमें एक प्रकार का अंतर्द्वंद होता है, ईड कुछ चाहता है, सुपर ईगो कुछ चाहता है, ईगो दोनों को मैनेज करने में फंसता है, तो इस वजह से जब हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे एक मन कह रहा है फास्ट फूड खा लें, एक मन कह रहा है कि नहीं फास्ट फूड हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, अब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, खाएं कि ना खाएं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट ही चिंता को विकसित करता है। फ्राइड का मानना था ये जो अंतर्द्वंद है, यही अंतर्द्वंद आगे चलकर चिंता को विकसित करता है। अब चिंता आने से होता क्या है? चिंता, अगर इन परिभाषाओं को देखें हम तो इनके आधार पर कुछ विशेषताएं निकल कर आती हैं। उन विशेषताओं को देखते हैं। जो चिंता विकार में व्यक्ति भविष्य के दुख की आशंका करता है। जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा डेफिनीशन में ऊपर कि चिंता विकार में व्यक्ति भविष्य की दुख की आशंका करता है और चिंता का संबंध भय से होता है। लेकिन ये भय की जो अपेक्षा, मतलब चिंता का संबंध भय से तो होता है, किंतु भय की अपेक्षा चिंता का जो कारण है वो अस्पष्ट होता है। भय, जैसे मैंने बताया था अभी, एक हो गया रियलिस्टिक फेयर कि आपके सामने शेर आ गया, एक है शेर के आने की संभावना में ही डरे जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अवास्तविक भय है, इरेशनल फेयर है। तो एंग्जाइटी में इरेशनल फेयर ही देखने को मिलता है। ठीक, चिंता आने के कारण अब देखो क्या होता है, नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे कंसंट्रेशन में कमी आती है, हम कोई काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ हमारा एडजस्टमेंट लेवल भी बिगड़ जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ मैंने नोट किया, यहाँ पर नोट्स में दे रहा हूँ कि आप खुद सोचें, इसको ध्यान दें कि अगर जो चिंता का स्तर है वो
कम समय के लिए और मॉडरेट लेवल का है, मतलब चिंता का जो अवधि है वो कम समय की है, और जो उसका स्तर है वो मध्यम स्तर का है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कि आपका एग्ज़ाम है, टेंशन हुआ, बार बार सोच रहे हैं, एंग्जाइटी हुई, लेकिन वो एंग्जाइटी इतनी नहीं बढ़ गई है, मध्यम स्तर की है, मीडियम लेवल की है। आप सोच रहे हैं कि यार एग्ज़ाम है, तो वो क्या करता है, वो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं और आपके परफॉर्मेंस को, आपके वर्क को इंक्रीज़ करती हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि ये चीज़ें आपके परफॉर्मेंस को, जो चिंता है, कई बार अगर वो चिंता का स्तर मध्यम है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो गए हैं, मध्यम स्तर से, और उसकी जो अवधि वो कम समय के लिए चिंतित हैं, तो वो चीज़ें आपको, आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर वो जो चिंता का स्तर है वो सीवियर हो जाए या उसका ड्यूरेशन और बढ़ जाए, तब वो चिंता आगे चलकर चिंता विकार में बदल जाती है और अन्य डिसऑर्डर्स भी उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। इसके साथ साथ हम एक बार टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं, बाकी इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाइप्स की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि DSM-4 में क्या था, अब DSM-5 देखें तो स्पेसिफिक फोबिया, इसके साथ साथ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, फिर पैनिक डिसऑर्डर, फिर एगोराफोबिया और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर GAD। ये इतने डिसऑर्डर आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। इसको हम एक एक डिसऑर्डर को एक एक वीडियो में लेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और कि आप लगातार कमेंट करते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो एक्चुअली और भी रिक्वेस्ट आते हैं, और भी टॉपिक पे वीडियो बनाने पड़ते हैं। इस वजह से इसकी वीडियो हफ्ते में 2 या 3 दिन आएंगी, देन बाकी दिन अदर जो रिक्वेस्ट हैं, जो कमेंट्स आते हैं, उनके ऊपर भी वीडियो आनी है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, बस चैनल से जुड़े रहें, अपना वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।